नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा 16 जनवरी को शाम के 4 बजे एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रभावशाली नोट्स किस प्रकार बनाएं, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वे इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं। इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी उस लिंक का प्रयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है, यह सेमिनार 16 जनवरी को शाम के 4 बजे आयोजित किया जाएगा। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है मौद्रिक नीति, उच्च ब्याज दरें। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जब भी ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो यह मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनता है, क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो लोन महंगे हो जाते हैं और लोन महंगे होने के कारण जो मुद्रा का प्रवाह है अर्थव्यवस्था में वह कम हो जाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई में कमी आती है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह मुद्रास्फीति को बढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं करता। यहाँ पर जो दूसरा कथन है उसमें दिया हुआ है डिमांड सप्लाई गैप। आप सभी को पता होगा कि अगर डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है, मतलब कि अगर डिमांड में बहुत बढ़ोतरी हो जाए और सप्लाई अपने उसी स्तर पर रहे या फिर उसमें कमी हो जाए, तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में गैप हो जाता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है सरकारी खर्च में वृद्धि। यहाँ पर सरकारी खर्च में वृद्धि का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, सैलरी में, पेंशन में ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों के इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो यहाँ पर वह डिमांड को बढ़ाता है, और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तो यह एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ जाए। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कारण है वो भी मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा कथन है वह मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 5.59%। तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, यानी कि खुदरा महंगाई दर की बात हो रही है, जो कि 5.5 के स्तर पर पहुंच गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है केंद्रीय जांच ब्यूरो नोडल प्राधिकरण है जो प्रत्यर्पण अधिनियम को अधिशासित करता है, और यह आगमन एवं बहिर्गमन संबंधी प्रत्यर्पण अनुरोधों को संसाधित करता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है प्रत्यर्पण को लेकर के, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारत में प्रत्यर्पण भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के प्रावधानों के द्वारा शासित होता है। और अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि विदेश मंत्रालय का काउंसलर पासपोर्ट और वीजा प्रभाग प्रत्यर्पण अधिनियम का प्रशासन करेगा, और यह आने वाले और बाहर जाने वाले प्रत्यर्पण अनुरोधों को संसाधित करेगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सीबीआई नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण को अधिशासित करता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है भारतीय गणराज्य की ओर से प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है। अगर हम भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत गणराज्य की ओर से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध केवल विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत हो जाता है।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है एक्सट्राडिशन ऑफ 19 इंडियन साउथ। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया के द्वारा 19 भारतीयों की मांग की गई है, उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, जो कि वहां पर किसी न किसी मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं, और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि वीवीपैट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है मतदाता पर्ची लगभग 45 सेकेंड के लिए मतदाता को प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है वीवीपैट की, और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से अपना वोटिंग करते हैं तो यहाँ पर वोट डालने के साथ ही एक पर्ची जनरेट होती है, और उस पर्ची में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उस उम्मीदवार के पार्टी का सिंबल प्रिंट रहता है, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपका वोट उसी को गया है जिसको आपने वोट दिया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि एक वोटर के रूप में आप 7 सेकेंड के लिए इस पर्ची को देख सकते हैं, फिर यह पर्ची सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतदाता पर्ची लगभग 45 सेकेंड के लिए देख सकता है, जबकि यह जो टाइम है वह मात्र 7 सेकेंड का है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है वीवीपैट तक पहुंच मतदान अधिकारी की होती है परंतु मतदाता को नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ 7 सेकेंड तक इस पर्ची को देख सकते हैं। यह पर्ची आपको नहीं दी जाती है, सिर्फ पोलिंग अधिकारी ही वीवीपैट के इस पर्ची को देख सकते हैं, और मतगणना के दौरान अगर कोई विवाद होता है तो इन पर्चियों के द्वारा मतगणना की जा सकती है। आपको यह ध्यान में रखना है कि वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था, और यहाँ पर नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा में इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जहां पर वीवीपैट कैसे काम करता है इसको लेकर के चर्चा की गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लोक अदालतों में निम्नलिखित में से कौन सा मामला उठाया जा सकता है, और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोक अदालतों में किन किन मामलों को उठाया जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि लोक अदालतों में वैवाहिक विवादों को उठाया जा सकता है, उसी तरीके से जो श्रम विवाद होते हैं उसको भी यहाँ पर उठाया जा सकता है, उपभोक्ता शिकायत मामलों को भी यहाँ पर उठाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ आपराधिक मामलों को यहाँ पर उठाया जा सकता है, वैसे आपराधिक मामले जहाँ पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता उन मामलों को लोक अदालतों में नहीं उठाया जा सकता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सभी आपराधिक मामले। आपको यह ध्यान में रखना है कि वैसे आपराधिक मामले जिनमें कोई समझौता नहीं हो सकता वैसे मामलों को लोक अदालतों में नहीं उठाया जा सकता। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में सामने आया है, और 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटारा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है, और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं,
और आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भारत में लघु वित्त बैंकों को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यहाँ पर पहला कथन है लघु व्यावसायिक इकाइयों को ऋण की आपूर्ति हेतु। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। छोटे व्यवसायियों को ऋण देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की गई थी। अगर हम दूसरे कथन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की आपूर्ति हेतु। तो यहाँ पर यह भी इसका उद्देश्य है जो लघु वित्तीय बैंक हैं वह प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ऋण देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। युवा उद्यमियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ये इसका लक्ष्य नहीं है। यह जरूर छोटे व्यवसायियों को ऋण देता है, सीमांत किसानों को ऋण देता है, लेकिन युवा उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसके कार्यों का उद्देश्य नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा कथन है वही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021 की। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है जहां पर यह कहा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन ने ATL स्पेस चैलेंज 2021 के शीर्ष टीमों का अनावरण किया। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ATL स्पेस चैलेंज 2021 चुनौती का शुभारंभ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जा सके जहां वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं को नवाचार के लिए सक्षम कर सकें। ATL स्पेस चैलेंज में देश भर के ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब्स और गैर ATL दोनों के 2500 से ज्यादा छात्रों ने भागीदारी की। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ATL का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब्स। अगर हम अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है स्कूल के बच्चों में क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कौशल का विकास करने के लिए। इसके माध्यम से भारत के स्कूलों में लैब्स बनाए जाएंगे जहां पर स्कूल के छात्र अपने कौशल को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा जिससे कि छात्रों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस न्यूज को भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं। आप क्वेश्चन और समाचार दोनों को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।